अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, जब आप डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करते हैं और पढ़ते हैं, इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप डेंटल कॉलेजेस में होते हैं, ओपीडीज़ में होते हैं, वहाँ जो है ना नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स पे ज़्यादा जोर होता है और रिफाइंड ट्रीटमेंट में कम होता है। तो क्लिनिक पे इसका उल्टा होता है और वहाँ पे जो है आप सारा फोकस कर रहे होते हैं कि आप अपना किसी तरह कोटा पूरा कर लें। क्लिनिक पे जो है पेशेंट्स ऑब्वियसली वहाँ से कम होते हैं, तो आपको यहाँ फाइन डिटेल ट्यून्ड डिटेल्स में जाना पड़ता है ताकि आप रिफाइन हो जाएं, एक ग्रूम होके निकलें आप किसी चीज़ से। तो जब आप डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करते हैं क्लिनिक पे तो आप ग्रूम होते हैं, कुछ चीज़ें आप फेल होकर सीखते हैं, कुछ चीज़ें आप बेइज्जती होती है आपकी तब सीखते हैं, कुछ चीज़ें आप डांट खा के सीखते हैं, कुछ चीज़ें आप एम्बेरस होकर सीखते हैं। तो बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, 1000 होंगी। पहली 10 टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर डेंटल क्लिनिक्स के बारे में आज बात कर लेते हैं। पहली बात, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल नहीं है या ख़त्म हो गया है तो पेशेंट के मुंह पे ना बोलें सर ये नहीं है। ये प्लीज़ अपने जो भी इंटर्नीज आए हुए हैं या असिस्टेंट्स हैं या आपके हाइजीनिस्ट हैं, जो भी आपको असिस्ट करा रहा है उस वक्त, इवन डॉक्टर, उसको समझा दें। अगर आप कोई चीज़ मांगें और वो नहीं है, क्लोजेस्ट बेस्ट चीज़ दे दें, इम्प्रोवाइज़ करना सीखें। मैं आपको पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। पेशेंट लेटा हुआ है, दांत निकालना और वॉर्विक चाहिए आपको। आपने पेशेंट से उससे बोला, असिस्टेंट से, वॉर्विक दे दो इंस्ट्रूमेंट। उसने कहा सर वॉर्विक नहीं है। अब आपको पता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप निकाल सकते हैं, आप एलिवेटर से भी निकाल सकते हैं, आप फोर्सेप्स से भी निकाल सकते हैं, आप ट्वीज़र से भी निकाल सकते हैं, आप किसी भी चीज़ से निकाल। एक चीज़ वेज करनी, बीच में करना आइडियल होता है अगर आपका वॉर्विक होता नहीं है ना, वो चुपचाप आपको स्ट्रेट एलिवेटर दे देगा पतला वाला। एक ही चीज़ है। लेकिन पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, पेशेंट लेटा हुआ है, आपने उसने सुना है कि सर वॉर्विक नहीं है। अब वो सोच रहे कि जो चीज़ चाहिए थी इनको निकालने के लिए वो तो है नहीं, कि अब पता नहीं कौन सी जुगाड़ लगा रहे हैं। और फिर अब जब टूटेगा तो वो वही स्टोरी लेके दिमाग में घूमता रहेगा, क्योंकि इनके पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं था इसलिए दांत टूटा है और 2 घंटे लगे, मैं पैसे इसके नहीं दूंगा, इन्होंने ये किया। फिर आपके रिव्यू भी बुरे लिखेगा। पेशेंट के सामने मत बोलेंगे वो चीज़ नहीं है, सेकेंड बेस्ट चीज़ उसके सामने दे दें। दूसरी बात, ये मेरी बेइज्जती हुई थी जब मैं ग्रेजुएट किया था ना। तो पहली दफ़ा सबसे पहले जो पेशेंट होते हैं वो अम्मी अब्बू ही होते हैं बेचारे। तो वो उनको लेके गया था मैं एक क्लिनिक पे जहाँ मैं काम करता था, डॉक्टर समीर के क्लिनिक पे काम करता था। तो वहाँ पे मेरी बेइज्जती हुई थी क्योंकि मैं अम्मी को नहीं, हाँ अब्बू को बैठाया और इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए साफ़ सुथरे नए। तो काम करना स्टार्ट किया। अच्छा, अब्बू देख रहे हैं ट्रे को ना, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, देख रहे हैं बेटा ये साफ़ है। अब सोचो, मुझे 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 अब घर वाले ही पूछ रहे हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट साफ़ है नहीं साफ़ है, तो और क्या बोलेगा कोई। हाँ हाँ साफ़ है, अभी खोलें। कह रहे मैंने तो नहीं देखा। तो उन्होंने कहा पहली बात मेरी याद रखें, आपको पता है ये साफ़ है, मुझे नहीं पता है साफ़ है, तो पेशेंट्स को भी नहीं पता होगा साफ़ है। मैं तो आपका अब्बू हूँ तो मैं समझता हूँ आपको, तो मुझे आपकी बात मान ली कि साफ़ होंगे। पेशेंट्स नहीं मानेंगे ये। तो जब पेशेंट आए उसके सामने पाउच खोलें आप, ताकि उसको लगे कि भाई इंस्ट्रूमेंट्स साफ़ हैं। अच्छा जी, ये थोड़ी एक कंट्रोवर्शियल तो नहीं, बट इस पर डिफरेंट ओपिनियंस हैं बहुत सारे, कि आप पैसे पेशेंट के साथ पैसे की लेन देन ना रखें। ऑफ कोर्स पेशेंट को आप बता सकते हैं ट्रीटमेंट कितने की है, बट ये ना रखें कि पेशेंट से वो अपने ट्रीटमेंट करिए और आपको पैसे दे रहा, आप थूक लगा के अब आप उसको गिन रहे हैं। इट डज़ नॉट लुक प्रोफेशनल। आप कोई शॉपकीपर नहीं है कि आप ये सेल्समैन नहीं कि आप गए दुकान पे, आपने चीज़ें दी और आपने पैसे ले लिए जेब में, उसको दिए और आप चले गए। एक प्रोफेशनलिज्म में एक गैप रखें पैसे का, ताकि आपका और पेशेंट का इंटरेक्शन हुआ है वो ट्रीटमेंट बेस्ड हो। ठीक है, तो आपका असिस्टेंट, आपका रिसेप्शनिस्ट, जो भी है, कोई और बंदा पैसे की लेन देन करे, आप ना करें। इसका एक और फ़ायदा भी है, वो ये फ़ायदा है कि फ़ौरन ही, अब कुछ लोग जो हैं वो लेट्स से कुछ लड़कियां होती हैं या कुछ लड़के भी होते हैं, वो थोड़ा अच्छा जब क्लिनिक स्टार्ट करते हैं ना तो थोड़े शाय होते हैं। तो शाय का मतलब ये नहीं है कि वो इंट्रोवर्ट्स एंड स्टफ। मैं शाय की बात करूँ पैसे मांगने में, क्योंकि आपको इतनी कॉन्फिडेंस अभी नहीं आया होता कि आप किसी से अपनी वर्थ के पैसे मांग लें। आपको ऐसे पैसे नहीं मिल रहे होते, फिर आप उसको कहते हैं जी ये फिलिंग जो है ना जी ये 5000 रुपये की है। आपको खुद लग रहा है कि यार मैं तो नहीं दूंगा 5000 रुपये। आप नहीं दे रहे ना पैसे 5000, वो दे रहा है पैसे ट्रीटमेंट के। तो आप जब पेशेंट से बात करेंगे डायरेक्टली पैसे की, और आप पैसे उसे डायरेक्टली लेंगे, अब 500 रुपये कम है उसके पास, सर 500 रुपये कम है, अब आप क्या कहेंगे, मैं खुला देता हूँ आपको। कैशियर नहीं है आप, राइट। तो आप ये रखेंगे ही नहीं, और आपके फिर वो डिस्काउंट का लेवल भी फिर आपके लेवल पे नहीं आएगा, क्योंकि जब आपके पास आएगा तो फिर आप बिल्कुल ही मतलब वैसे बन जाएंगे जैसे वो चश्मे नहीं बेचते बेचारे, जो 1 लाख का कहेंगे और आप फिर आप कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, तो फिर वो अच्छा चलो 50 रुपये में 2 ले लो, वो वाला सीन हो जाएगा। क्योंकि आपसे वो फिर डिस्काउंट मांगेगा और आप जो हैं वो थोड़े शाये होंगे, आप कहेंगे हाँ ठीक है जितने आप कह रहे हैं उतने दे दें। ना रखें। चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, और वो ये है कि मेरा काम, अगर मेरे को प्रोसीजर लेट्स से अब मैं इम्प्लांट आधे घंटे में लगाता हूँ, क्यों लगाता हूँ, क्योंकि मेरा असिस्टेंट इतना ट्रेन हो गया है
कि मैं यूं करता हूँ और उसको पता है कि अगला इंस्ट्रूमेंट कौन सा देना है, वो बैठ के सक्शन रख के ना मुंह में या नाक में लग रही है सक्शन, तो बैठा हुआ है वो और टीवी देख रहा है और मैं उसको बोल सक्शन करो, हाँ वो सक्शन पे नीचे कर रहा है, वो मेरे ट्रीटमेंट में मेरे साथ है प्रोसीजर में। तो जब मैं इंसिजन दे देता हूँ, यूँ रखता हूँ, एक असिस्टेंट ब्लेड को ले लेता है और दूसरा असिस्टेंट मुझे पेरोस्टल दे देता है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है अगर मैंने फ्लैप दे दिया है तो उसके बाद क्या करूँगा, पहले उसको खोलूँगा ना ताकि काम करूँ, तो वो इंस्ट्रूमेंट पहले से वो तैयार रख के मुझे दे देता है। या फिर वो उसको पता है कि जैसे ब्लेड लगा लूँगा मैं तो अब वो कटी हुई सेक्शन रख देगा, क्योंकि अब मुझे लोकलाइज सेक्शन चाहिए उसी जगह पे, पूरे मुंह में को खास नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ ब्लड नहीं, जहाँ से ब्लड आ रहा है वो ज़्यादा अच्छा चाहिए। तो ये सब काम वो पहले से करके रख लेगा। तो अगर असिस्टेंट ट्रेंड है तो आपकी जो ट्रीटमेंट है, चाहे वो इम्प्लांट हो या फिलिंग हो, वो आपकी बहुत कम टाइम में हो जाएगी। अगर असिस्टेंट ट्रेंड नहीं है, उसको नहीं पता कि क्या करना है, तो वो 1 घंटे में आपकी ट्रीटमेंट होगी। तो ट्रीटमेंट असिस्टेंट्स को ट्रेन करें अपने वर्क फ्लो में, ताकि वो आपको ट्रीटमेंट से के दौरान ही उनको पता हो कि अगला इंस्ट्रूमेंट कौन सा चाहिए आपको, वो आपको दे देंगे, आप ट्रीटमेंट बहुत जल्दी कर लेंगे। वाह किसकी होगी? आपकी, क्योंकि पेशेंट कहेगा 10 मिनट में मेरा काम हो गया, 20 मिनट में स्केलिंग हो गई, आधे घंटे में फिरिंग हो गई, क्योंकि पहले से सब तैयार था। पाँचवीं, और ये मेरे ख्याल से ये टॉप पे होनी चाहिए, ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल प्रोसीजर्स, डेंटल प्रोसीजर्स इन एंड विद नॉन डेंटल एग्जाम्पल्स। ठीक है, पेशेंट जो है वो आपके पास पीएचडी इन डेंटिस्ट्री नहीं आ रहा, हो सकता है आ रहा हो, लेकिन सारे पीएचडी इन डेंटिस्ट्री नहीं आ रहे। हर पेशेंट जो आपके पास आ रहा है, और स्पेशली ये फ़नी है बट ये रियलिटी है, अगर आप रिसेंट ग्रेजुएट हैं तो आपके पास मोस्ट लाइकली वो पेशेंट आ रहा है जो इतना ज़्यादा जो है वो डेंटिस्ट्री का वेल वर्स्ड मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगा। अगर वो होता तो वो आपके पास अभी नहीं आ रहा होता, अनलेस आपका रिश्तेदार है। बिकॉज एक ट्रस्ट इशू होता है कि आप रिसेंट ग्रेजुएट हैं, ठीक है, तो थोड़ा शक्ल में लगता है, पता लगता है। तो आप जितनी, अगर आप चाहते हैं कि पेशेंट आपके पास रहे या आपकी ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करे, काफ़ी दफ़ा कहते हैं ना कि यार ये पेशेंट मुझसे ट्रीटमेंट असर एक्सेप्ट नहीं कर, मानेगा नहीं। आपने पेशेंट को समझाना है ट्रीटमेंट। पेशेंट जो है उसको नहीं पता मेडिकल टर्मिनोलॉजी, उसको डेंटल टर्मिनोलॉजी का कोई नहीं पता, ठीक है। तो अगर कोई एग्जांपल आपने ट्रीटमेंट की देनी है, उसको कन्विंस करानी, लेट्स से फॉर एग्जांपल उसने स्केलिंग करानी है, अब आप उसके दिमाग में पहले से 3-4 चीज़ें बैठी हुई हैं कि स्केलिंग कराने से दांत घिसते हैं, स्केलिंग से पता नहीं क्या होता है, अब वो कह रहा है आपसे, और वो ये भी कन्फ्यूज है स्केलिंग और वाइटनिंग करनी है ना, आपको पता है कि 2 अलग अलग प्रोसीजर है, इसका मतलब उसको नहीं पता अभी इसके बारे में। मैं इसको एग्जांपल देता हूँ, एक कम्प्लीटली अनरिलेटेड टू डेंटिस्ट्री बट उसको समझ आई थी। मैं उसको बताऊँ, आपकी गाड़ी धूप में खड़ी हुई है, ठीक है, आधी धूप में और आधी छाँव में, तो उसके ऊपर अब आप 1 साल के लिए कहीं चले गए, कोविड हो गया और आप वापस नहीं आ सकते, तो गाड़ी आधी धूप में और आधी छाँव में, और उस पर अब पत्ते भी, धूल भी, कबूतर ने जो किया है सब कुछ गंदा हो गया, ठीक है। तो अब 2 चीज़ें हो गई। जब आप वापस आएंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले पत्ते हटाएंगे गाड़ी के ऊपर से, ठीक है, पत्ते हटाएंगे ऊपर से, और जो भी गाड़ी के ऊपर चीज़ लगी है वो हटा देंगे। अब आपकी गाड़ी साफ़ हो गई है, उसको कहते हैं स्केलिंग। तो दांत के ऊपर जो भी चीज़ लगती है, उसके ऊपर स्टेन लगता है, उसके ऊपर टार्टर लगता है, वो साफ़ करने को स्केलिंग कहते हैं, ठीक है। वाइटनिंग क्या होती है? आपकी गाड़ी साफ़ तो हो गई, लेकिन क्योंकि 1 साल से वो धूप में थी आधी और आधी छाँव में थी, तो जो छाँव में है उसका पॉलिश, उसका रंग सेट है, जो धूप में है वो फेड हो गई। तो अब आप गाड़ी का रंग चेंज करना चाहते हैं, साफ़ तो है लेकिन फेडेड है, तो अगर आप गाड़ी का रंग चेंज करना चाहते हैं उसको टीथ वाइटनिंग कहते हैं। लेकिन पहले साफ़ तो कर लें। तो अगर आपने वाइटनिंग करानी है तो मुझे पहले सफाई करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता आज तक कोई पेशेंट मेरा इसके एग्जांपल के बाद वो ना समझाओ कि डॉक्टर साहब अभी भी कौन सी गाड़ी, ऐसा कोई सी नहीं है, सब समझ जाते हैं। तो बॉटम लाइन ये एग्जांपल ना लें, कोई भी एग्जांपल ये चीज़ समझाने के लिए कि आप क्यों प्रोसीजर करना चाह रहे हैं और वो प्रोसीजर होता क्या है, जो भी कहेंगे ना वो मान लेगा। 6, जब क्लिनिक स्टार्ट करते हैं तो क्लिनिक यूफोरिया होता है। मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था, जिसमें मैंने बताया था हाउ टू सेटअप अ क्लिनिक। अगर वो आपने नहीं देखी हुई, यहाँ क्लिक करके देख लें। तो जब क्लिनिक स्टार्ट करते हैं तो आपको न्यू क्लिनिक यूफोरिया होती है कि आप बहुत सारे ले लें सोफ़े, एक नए आलीशान सोफ़े ले लें, दीवारों पे भी मैट फिनिश वाला पेंट लगा दें, जिसके अंदर वो कैटरीना कैफ और वो जो ऐड नहीं है अनुष्का शर्मा, और वो वाला पेंट बड़ा ज़बरदस्त था, वो आपसे नहीं होगा वो लेकिन आप कोशिश करेंगे। बेसिकली बहुत सारे पैसे लगा दें टू मेक इट लुक वेरी ब्यूटीफुल। ज़रूरी नहीं है क्लिनिक साफ़ होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू क्लिनिक खूबसूरत हो और साफ़ हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एक चॉइस हो जो कि ज़्यादातर लोगों का है कि क्लिनिक खोलने में पैसे लगते हैं ना, तो साफ़ रखें उसको। मैं आपको अपनी पर्सनल 500 एग्जांपल दे सकता हूँ कि पेशेंट ने आके मुझे बोला
कि मैं इस फलाना इस जगह क्लिनिक गया था, जो मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, जो मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, जो अच्छे हैं वाकई, आप मुझे पता है, बट क्यों पेशेंट नहीं टिका? क्योंकि डॉक्टर साहब वो साफ़ नहीं लगा मुझे। मेरा क्लिनिक इतना कोई बहुत ही फरारी नहीं है, बट क्लीन है, ये गारंटी है मुझे। मैं सो भी सकता हूँ यहाँ पे नीचे ज़मीन पे क्लिनिक के, क्योंकि मुझे पता है साफ़ है। तो क्लीनिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, हैविंग अ क्लीन क्लिनिक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन अ ब्यूटीफुल क्लिनिक। स्पेशली ये सिर्फ लोकल लोगों के लिए नहीं, बाहर से भी जो लोग आते हैं ना, तो आपको रेफ़र हो सकते हैं, आप किसी के रिश्तेदार हैं और आप आए हुए हैं बाहर से कुछ दिन के लिए शादी पे, तो वो ट्रीटमेंट करवाने चाहेंगे, तो आपको रेफ़र, वो उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होती है, अगर हमारी लोगों की ना भी हो, साफ़ होना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, ये भी बड़ा काम का है, ये भी मैंने बेइज्जती से सीखा है। अच्छा, पहली दफ़ा अब्बू को लेके गया था तो बेइज्जती हुई थी कि पाउच खोला हुआ था पहले से। दूसरी बेइज्जती हुई थी क्योंकि उसके अगले दिन फिर मैं अम्मी को ले गया स्केलिंग कराने के लिए। जब वहाँ पे अम्मी को ले गया मैं, तो अम्मी बैठी हुई हैं चेयर पे, और अब आप काम स्टार्ट करेंगे, पाउच बंद है, सारे पाउच बंद है क्लिनिक के ना, अम्मी आएंगी तभी पाउच खोलेंगे। पाउच खोले, रख दिया। मैंने कहा अब तो आज है ना, आज बेइज्जती नहीं होगी, आज सिर्फ तारीफ़ होगी बच्चे की। तो फिर मैंने अम्मी का चेयर पीछे की। अब फॉर एग्जांपल ये अम्मी है, ठीक है, ये अम्मी बैठी हुई और मैं यहाँ हूँ, और मैं चेयर पीछे करूँगा, अम्मी डर गई। अम्मी ने कहा बता तो दो पहले के चेयर पीछे करने वाले हो, तो फिर बेइज्जती हो गई। तो वो दिन और आज करने, पिछले 10 साल से मैं पेशेंट को बताता हूँ कि आपकी चेयर में पीछे करने वाला हूँ, ताकि उसके लिए सरप्राइज़ ना हो, वो डर ना जाए, क्योंकि उसको अभी कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। वो ट्रीटमेंट से वैसे ही डरा हुआ है। डेंटल ट्रीटमेंट्स के लिए कोई बंदा खुश होकर नहीं आ रहा होता, डरा हुआ ही आ रहा होता। उसके बाद आपने सबसे बात करी और आप उसको बता रहे हैं क्या होगा, एकदम से आपने दबा दिया पीछे का बटन, तो वो बेचारा डर गया कि अब बस शायद गया मैं। बॉटम लाइन ये मैंने बेसिक से सीखा है, पेशेंट को बताएं कि उसकी चेयर अब पीछे करने वाले हैं या आगे करने वाले हैं या कुछ भी करने वाले हैं, उसको पहले बताएं। अच्छा, एक और बात, पेशेंट को ये बोनस टिप है, ठीक है, लिख दें ऊपर बोनस टिप, ठीक है, वो ये है कि मुझसे जब को पूछे ना कि सर सक्शन करूं नहीं करूं, कब करूं, ठीक है, मेरा ब्रेन जो है ना ऐसे वाइब्रेट करना शुरू करता है गुस्से से। एक ही टिप है कि आप कब सक्शन करें कब नहीं करें। जब तक पेशेंट जिंदा है ना, उसकी सक्शन करते रहें। कितना सिंपल है जवाब। तो अगर हम सक्शन की, उसके बाद हटा दी, अब मैं बता क्यों रहा हूँ, नज़र आ रहा है ना पेशेंट जिंदा है और उसके अंदर थूक निकल रही है, सक्शन कर लें बार बार, ठीक है, प्लीज़ ये बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है। नज़र आ रहा है खून या नज़र आ रहा है ब्लड, वो थूक, तो सक्शन कर लें। पॉइंट नंबर 8, पेशेंट से बहुत करीब जाके प्रैक्टिस ना करें। ऑफ कोर्स डेंटिस्ट्री ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप वैसे फिजिकली क्लोज जाके बिल्कुल काम करते हैं, उसके मुंह के पास, आप में और पेशेंट की बॉडी में इतना फ़र्क होता है, बॉडी का फेस में इतना फ़र्क होता है काफ़ी दफ़ा। सिर्फ थोड़ा बढ़ाएं इसको, ठीक है, या एटलीस्ट वो मेंटेन रखें और बिल्कुल चिपके नहीं उसकी बॉडी के साथ, अब खुद भी ना हो और असिस्टेंट को भी बता दें। काफ़ी दफ़ा आपका जो मुंह होता है पेशेंट का, वो यूँ होता है, इस तरह मुंह किया हुआ है पेशेंट और आप यूँ काम कर रहे हैं, आप असिस्टेंट को थोड़ा वो देख रहे हैं कहाँ सेक्शन करना है, वहाँ मुझे गालियाँ डॉक्टर डांट पड़ने वाली, तो वो बस वो उसके ऊपर मुंह के आके लेट रहा होता है और सेक्शन कर रहा होता है, उसको बना आप वहीं रहेंगे। पेशेंट का मुँह ज़रा सीधा कर लें, आप थोड़ी सी विजन में कॉम्प्रोमाइज़ कर लें कि आप यूँ देख लेंगे थोड़ा सा, ताकि वो भी मेनटेन करे डिस्टेंस और आप भी डिस्टेंस मेंटेन करें। मल्टीपल इसके फ़ायदे हैं। एक, पेशेंट कंफर्टेबल है, ठीक है, पेशेंट के अलग अलग बिलीव्स होते हैं, पेशेंट बिलीव की बात ना भी हो, एनी वन इज़ अनकम्फर्टेबल विद अ स्ट्रेंजर जो उसके घुसा हुआ बिल्कुल मुंह के साथ, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है कि यार और कोई तरीका नहीं है काम करवाने का, करीब तो आते हैं। ये हमारा काम है कि उनको हम एनजाइटी रिडक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई करें। इसमें ये आता है कि आप उससे फिज़िकली थोड़ा सा जितना मेंटेन हो सकता है कॉन्शियसली एफर्ट करें कि दूर रहें, ताकि वो इसमें परेशानी ना हो। वैसे ही परेशान है कि यार दर्द होगा भी, टीका लगेगा, वो ये भी परेशान हो रहा है कि यार ये भी ना चिपक जाए मेरे साथ, उससे दूर रहें ताकि उसको ये टेंशन ना हो। दूसरा, वर्स्ट केस सिनेरियो, हैरेसमेंट वाले केसेस से आप बचेंगे क्योंकि आप फिज़िकली हमेशा दूर रहेंगे, और कोई चीज़ जिसकी आप कॉन्शियसली एफर्ट करें वो बाद में आपके बॉडी का और ब्रेन का हिस्सा बन जाता है। सब कॉन्शियसली आपको एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती, लेकिन आपको पता होता है कि डिस्टेंस इतना मुझे मेंटेन करना है। सर लूप्स है, जब पहली दफ़ा पहनते हैं ना तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, अंधों की तरह राइट लेफ्ट कर रहे होते हैं, यूँ करना है। 10 दिन बाद 15 दिन बाद आप पहनते हैं और आपको पता है कि काम करना है, इतना डिस्टेंस तो है ही मेंटेन, राइट। इसी तरह आप ये रट लें कि कितना डिस्टेंस रखना है, उसको कॉन्शियस एफर्ट करें और पेशेंट से दूर हैं। पॉइंट नंबर 9, पेशेंट को ओवर प्रॉमिस ना करें कुछ भी। आपको कोई दर्द नहीं होगा, बिल्कुल कोई दर्द नहीं होगा। डेंटिस्ट्री इज़ नॉट पेनलेस, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले आप उसको टॉपिकल एनेस्थीसिया देंगे, वो कड़वा होता है, तो वो एक बैड एक्सपीरियंस है पेशेंट के लिए। दूसरा, आप उसको प्रिक करेंगे, अब वो प्रिक इतना सा फील हो या इतना फील हो, एक
अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है पेशेंट के लिए, राइट। तो पेशेंट को पहले से नहीं बोलेंगे बिल्कुल कुछ पता नहीं चलेगा, पता चलेगा आपको। बी रियल विद देम, ठीक है। आपको स्लाइट, जब मैं आपको दूंगा स्प्रे लगाऊंगा या जेल लगाऊंगा तो वो थोड़ा सा कड़वा होता है, अजीब सा फ्लेवर होता है उसका, फिर आप वो थूक देंगे, 2-3 मिनट बाद आपको मैं प्रिक करूँगा, वो बहुत स्लाइट सा फील होगा, बहुत स्लाइट सा, एंड दैट्स ओके, कोई मसला नहीं, इससे ज़्यादा नहीं होगा आपको, ठीक है। तो ये आपको बताना ज़रूरी है। क्यों? अगर आपने पहले से पेशेंट को घेरने के चक्कर में ये बोल दिया कोई दर्द नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा, और फिर आप उसको प्रिक किया, उसको दर्द हुआ प्रिक का, अब ट्रस्ट इशू डेवलप हो गया, क्योंकि वो दिमाग में सोच रहा है कि यार ये झूठा आदमी है, इसने मुझे बस ये करने के लिए बोल दिया था दर्द नहीं होगा, दर्द हो रहा है, अब पता नहीं दांत निकालने में दर्द कितना होगा, मैंने नहीं कराना है दर्द। या वो पहले से तैयार बैठा हुआ है एंग्शियस कि नहीं, अब वो ज़रा सा इंस्ट्रूमेंट करीब भी लाएगा, यूँ आपका काम भी अजाब होगा और उसके लिए भी एक्सपीरियंस अजाब होगा। तो ट्रस्ट इशू को डेवलप ना होने दें, जो बात है वो बता दें। इसके 2 फ़ायदे हैं। क्यों? आप पेशेंट को जब बता देंगे कि ये एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं, आपको स्लाइड पेन हो सकता है, और अगर पेन नहीं होता आप हीरो, यार उन्होंने कहा था पेन होगा फिर भी नहीं हुआ, क्या डॉक्टर है यार। और अगर पेन हुआ तो मैंने तो बताया था थोड़ा बहुत पेन होगा, विन विन सिचुएशन है आपके लिए। दूसरा ये कि पेशेंट को ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स प्रॉमिस नहीं करने आपने पहले से, ओवर प्रॉमिस, ठीक है। एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें। आप टीथ वाइटनिंग करा, आपके ये सफ़ेद टेबल जैसे, ऐसा लैंप जैसा, आपकी जो शर्ट जैसे सफ़ेद दांत होंगे, नहीं होंगे, किसी के नहीं होते, बहुत रेयर है कि ये इतने सफ़ेद हो जाएं टीथ वाइटनिंग से। यूजली आपने जो वाइटनिंग के रिजल्ट देखे हैं बहुत ज़्यादा किसी के बिफोर आफ्टर के, वो यूजली वाइटनिंग के नहीं होते, या फोटोशॉप्ड होते हैं, या फिर वो विनियर्स या क्राउन्स होते हैं। तो वो बहुत रेयर केसेस होते हैं, क्योंकि पेशेंट ही आपने ऐसा सेलेक्ट किया है जिसमें आपको पता है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा। बॉटम लाइन, पेशेंट को आपने ये प्रॉमिस नहीं करना है कि बिल्कुल आपके अलाइन हो जाएंगे दांत, बहुत खूबसूरत, आप जूलिया रॉबर्ट्स लगेंगी। आप उनको बताएंगे भाई मेरे ये केसेस हैं जो मेरे बेस्ट है, तो आपके इस किस्म का कोई रिज़ल्ट बेस्ट आ सकता है। येस, आपकी जो है रिज़ल्ट वो काफ़ी बेहतर लगेंगी आप, बट आई कैन नॉट गारंटी कि आप यहाँ लगेंगी। तो जो आपका एक्सपीरियंस लेवल है, स्किल सेट लेवल है, जो लैब का लेवल है, जो आपका ओवरऑल रिज़ल्ट दे सकते हैं आप, वो उनको दिखाएं, ताकि उनको रियलिस्टिकली तैयार हों कि यार ये रिज़ल्ट आने वाला है। क्योंकि अगर आप पहले से उनको जो है ना चांद दिखा देंगे, तो अगर आप कहीं उससे ज़रा सा भी नीचे लैंड हुए, कहेंगे यार वहाँ तो नहीं पहुँचे ना, वही तो था। अगर आप उनको रियलिस्टिक पिक्चर देंगे कि नहीं हम यहाँ तक पहुँचेंगे, तो उससे थोड़ा सा ऊपर भी गए तो यार इन्होंने कहा था कि ये तो उससे भी अच्छा रिज़ल्ट आया, क्या समझे, सारा काम यहाँ का है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरे ख्याल से। जब ये आप सुनेंगे तो आप कहेंगे ये पॉइंट जो है ना ये टॉप पे होना चाहिए, ये 1 से भी ऊपर होना चाहिए, 0 होना चाहिए। पहले से दिमाग में आपको पता है कि पेशेंट जो है वो रोल ऑर्डर करते हुए डिस्काउंट नहीं मांगेगा, KFC ऑर्डर करते हुए डिस्काउंट नहीं मांगेगा, लेकिन डेंटिस्ट्री में डिस्काउंट मांगेगा। तो इसमें इतना ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, ये रियलिटी चेक है कि वो करेगा ये, ठीक है। और अगर आप जितने यंग हैं, आप, हमें भी करता है, हमारे सीनियर्स को भी करता है, तो क्योंकि डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव है भी, और तो आपको भी और ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो आपने पहले से ही दिमाग में एक डिस्काउंट का लेवल बना लेना अपने, ठीक है। एक पेपर पे लिख के अपने ऑफिस में बेशक रख लें, अगर याद नहीं करना, लेकिन मैं याद कर लूँगा, ठीक है। मैंने बचपन में ही कर लिया था, शुरू में ही, और बचपन में खैर मैंने शुरू में कर लिया था कि अगर पेशेंट आता है और मुझसे लेट से 10 रुपये की ट्रीटमेंट है, ठीक है, और मुझे पता है कि डिस्काउंट मांगेगा, अगर नहीं भी मांगा, मेरे दिमाग में पहले से है एक सेट लेवल 7 रुपये कि मैं इससे कम में नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी कॉस्ट जो है ना वो 6 रुपये करीब है, और 1 रुपये जो है वो बिजली और AC के लग जाएंगे, तो मैं 7 रुपये से कम तो मैं कर ही नहीं सकता। ट्रीटमेंट मैं मना कर दूंगा कि मैं नहीं कर सकता, 7 रुपये से कम नहीं हो सकता। लेकिन ये पहले से रख लें आप, क्योंकि अगर पेशेंट ने आपसे डिस्काउंट मांगा आपके कि जी सर ये तो बहुत ज़्यादा है 10 रुपये, आप प्लीज़ 5 रुपये कर दें, और आप इतने निगोशिएटिंग वाले नहीं हैं, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप ये ना रखें, अगर आप ये नहीं हैं तो आप काउंटर पे रख दें सारा पैसे का काम। तो जब आपसे कहें 5 रुपये कर दें, अब आप जब बोला नहीं जाएगा, अच्छा हाँ ठीक है जी 5 रुपये कर ले, ठीक है 5 रुपये कर ले, क्योंकि आपसे वो हो नहीं पा रहा था। तो इससे पहले कि आपको वो ऑफ गार्ड पकड़ ले अचानक कि यार डिस्काउंट कर दें, और आप तैयार ना हो और आप ज़्यादा डिस्काउंट करते हैं, अपनी कॉस्ट से भी नीचे चले जाएँ, पहले से तैयार रहें कि कितना डिस्काउंट आप किस चीज़ में कर सकते हैं, एक लेवल। और दूसरा लेवल भी कि नहीं उसके बाद भी पेशेंट ने कहा कि नहीं और भी करना, वो भी लेवल भी आप पहुँच गए, लेकिन आपके दिमाग में पहले से वो लेवल सेट है। वैसे तो बहुत सारी टिप्स हैं, फ़िलहाल के लिए काफ़ी, जैसे जैसे बनाता रहूँगा मैं वीडियो आपको और मैं शेयर करता रहूँगा। और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वो भी आप मुझे नीचे मैसेज कर दें। मैं पढ़ता सब क्यों रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि काम कर रहा होता हूँ। अभी भी 20 मिनट बाद पेशेंट है, तो मैंने कहा पहले से वीडियो बना दें, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।